नमस्कार बंधुगण, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज की व्याख्यान हम मध्यकालीन बौद्ध और आधुनिक बौद्ध में अंतर को लेकर समझेंगे। आरंभ करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रायः 1350 से 1650 तक का समय भक्तिकाल एवं 1700 से 1900 तक का समय रीतिकाल है। मध्यकाल को दो भागों में विभाजित किया गया है। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से भी अभिव्यक्त किया गया है। आधुनिक काल की समय सीमा 1900 ईस्वी से अब तक का है। मध्यकालीन बौद्ध और आधुनिक बौद्ध में निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अंतर समझा जा सकता है। पहला हम लेंगे विषय वस्तु का अंतर। भक्ति काल का आरंभ उस समय हुआ जब भारतीय समाज की दशा अत्यंत दयनीय थी। भारतीय जनता को यह आशा थी कि धन लोलुप शासक लूटपाट के बाद यहाँ से चले जाएंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। आशा निराशा में बदल गई। इन्हीं स्थितियों में भक्ति काल का उदय हुआ। भक्ति ही उस समय के साहित्य का मुख्य विषय थी। रीतिकाल का आरंभ औरंगजेब के शासन से माना जाता है। यह भक्ति काल के ह्रास का युग है, लेकिन काव्यगत दृष्टि से उत्कर्ष का भी। भक्ति काल में जहाँ भक्ति को काव्य में स्थान मिला, वहीं रीतिकाल में दूसरी तरफ कवि आश्रयदाताओं पर आश्रित थे। इसलिए रीतिकालीन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना की। रीतिकालीन कवियों की रचनाओं में श्रृंगार भावना को भी पर्याप्त स्थान मिला है। रीतिकालीन काव्य में नारी एक विलासिता की वस्तु मात्र बनकर रह गई थी। सूरदास, कबीरदास, तुलसी के पद अद्वितीय है। जैसे हम समझेंगे, पाथर पूजे हरि मिले मैं तो पूजूं पहाड़, ताते वह चक्की भली पीस खाए संसार। रीतिकाल में वर्ण विषय श्रृंगार ही रहा। रीतिकालीन कवियों ने राधा और कृष्ण को नायक नायिका के रूप में प्रस्तुत कर दिव्य प्रेम को लौकिक धरातल पर प्रकट किया। इस काव्य में राधा कृष्ण वासना के रंग में रंगे हुए प्रतीत होते हैं। एक पंक्ति को लेते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भोहिनी हंसे देन कहे नट जाई। रीतिकाल में कवियों की दृष्टि नायिका के शरीर के उभरे हुए अंगों पर ही मुख्य रूप से केंद्रित रही। आधुनिक काल में विषय वैविध्य अपने चरम पर था। आधुनिक काल में कवियों ने अपनी काव्य में न भक्ति को स्थान दिया और न ही श्रृंगार व दरबारी वातावरण को। उन्होंने अपने काव्य को साधारण जन की और समाज में प्रतिष्ठित किया। गद्य व पद्य दोनों के केंद्र में समाज था। आधुनिक काल में पहली बार साहित्य मनुष्य के सुख दुख के साथ जुड़ा। शोषण की नीति का भारतेंदु विरोध करते हुए कहते हैं, वो लिखते हैं कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन मैं अति तेज क्यों सखी साजन बही अंग्रेज। भाषा की दृष्टि से अंदर देखेंगे। भक्ति काल के कवियों ने अपने काव्य के लिए ब्रज भाषा को अधिक उपयुक्त समझा। निर्गुण कवियों ने अपने काव्य में लोक भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में ब्रज, अवधी, राजस्थान, हरियाणी, पंजाबी और खड़ी बोली के शब्द मिलते हैं। अधिकांश विद्वान निर्गुण कवियों की भाषा को सतुकड़ी भाषा कहते हैं। उसकी भाषा में सहजता है, पर उस व्याकरण के कठोर नियम लागू नहीं होते। भाषा आडंबरहीन है, रस एवं सरस एवं सरल भी। सूफी प्रेमाख्यानों को मुख्य भाषा अवधी है, कहीं कहीं पर भोजपुरी और ब्रज भाषा का प्रभाव भी है। कबीर और सुर के काव्य में उदाहरण देखिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब चलेंगे सूरदास के पंक्तियों में। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। रीतिकाल में भी काव्य रचना ब्रज भाषा में ही हुई। आधुनिक काल में काव्य दरबारी वातावरण से निकलकर समाज में प्रतिष्ठित हुआ। काव्य रचना के हिसाब से देखेंगे अंतर। भक्ति काल और रीतिकाल में काव्य रचना केवल पद्य रूप में ही हुई। गद्य में किसी भी कवि ने रचना नहीं की। आधुनिक काल में पद्य के साथ साथ गद्य में प्रचुर मात्रा में कवियों ने रचना की। आधुनिक काल में प्रेमचंद्र, प्रसाद, निराला, अज्ञे, मोहन राकेश की गद्य कृतियां अद्वितीय है। गोदान, गबन, ईदगाह, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, बड़े घर की बेटी, राम की शक्ति पूजा, ताज, कुरुक्षेत्र, साकेत, लहर आदि उल्लेखनीय है। भाव और विचार की दृष्टि से हम अंतर समझेंगे।
भक्ति काल एवं रीति काल में काव्य रचना में केवल भावों को ही प्रधानता मिली थी, जबकि आधुनिक काल में भावों के साथ साथ विचारों को भी कवियों ने अपनी रचना संसार में स्थान दिया था। वे लिखते हैं, ओ मजदूर तू ही सब चीजों का कर्ता, तू ही सब चीजों से दूर। शंकर शैलेंद्र की भगत सिंह को संबोधित कविता की कुछ पंक्तियां दृष्टिय है, जिसमें कहते हैं कि भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी की, देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। यदि जनता की बात करोगे तो गद्दार कहलाओगे, बम्ब संब को छोड़ो, भाषण दिया कि पकड़े जाओगे। आगे देखेंगे नारी का चित्रण। भक्ति काल में निर्गुण संतों ने नारी विषयक दो प्रकार की धारणाएं व्यक्त की है। एक दृष्टिकोण नारी को माया का प्रतीक मानता है, उसे महाठगिनी कहता है। कवि लिखते हैं कि नारी की झाई परत अब्धा होत भुजंग, कबीरा तीन की कौन गति, नीत नारी के संग। लेकिन पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा में वो कहते हैं कि पतिव्रता मैली भली, काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। रीति काल में नारी केवल भोग विलासिता का एक साधन मात्र बनकर रह गई थी। नारी की ये नायिका रूप का चित्रण इस रूप में काव्य की प्रमुख विशेषता रही। परिस्थितियां के हिसाब से देखेंगे। भक्ति काल के प्रारंभिक समय में आशा निराशा में बदल गई थी, अतः ईश्वर की शरण में जाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग उचित प्रतीत नहीं हुआ था उस समय। इसलिए भक्ति काल का संपूर्ण साहित्य भक्ति के रस में डूबा हुआ जान पड़ता है। रीति काल में दरबारी वातावरण में अपने चरम उत्कर्ष पर था। कवि दरबारी वातावरण में रहकर अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य ग्रंथों का निर्माण किया करते थे। भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण छत्रसाल दशक इस बात का प्रमाण है। आधुनिक काल का समय 1857 ईस्वी के बाद का युग है। उस समय का साहित्य समाज के साथ जुड़ा। उस युग के कवियों ने समाज को केंद्र में रखकर ही काव्य रचना की। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य में देशभक्ति की भावना प्रबल है। उनकी रचना भारत दुर्दशा में देश की दुर्दशा का मौलिक चित्रण एवं अंग्रेजों पर व्यंग कसते हैं। तो आज की यह व्याख्यान यहीं तक रहा। आज हमने समझा आधुनिक बोध और मध्यकालीन बोध में क्या अंतर होता है, और अगले एपिसोड में हम आधुनिक साहित्य के राजनीतिक परिस्थितियों को समझेंगे। धन्यवाद।